बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों, आज जिस टॉपिक को हमने स्टडी करना है वो है टार्क। देखो, टार्क जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है टार्क। अब अगर हम टार्क को डिफाइन करें, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस, यानी किसी भी बॉडी के अंदर जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसके एक्सिस के गिर्द, उसको हम क्या बोलते हैं? टार्क। यानी जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, कब मूव करेगी? जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। सपोज हमारे पॉइंटर के स्कैप के अंदर मैं ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो किसी भी बॉडी के अंदर जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टार्क बोलते हैं। या अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें बच्चों, टार्क जो है वो दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट है। किन दो चीज़ों का? टार्क को हम इस तरह जैसे टी लिखा जाता है, इस तरह टा से रिप्रेजेंट करते हैं। दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट है एल और एफ का। एल क्या चीज़ है बच्चों? मूवमेंट आर्म है। एफ क्या चीज़ है? फोर्स है। सपोज कि हमारे पास कोई नट है, हम इसको स्पैनर की मदद से क्या करना चाहते हैं? ओपन या क्लोज करना चाहते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसका कहलाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, या बच्चों इसी पॉइंट को पिवट पॉइंट भी बोलते हैं। पिवट पॉइंट भी इसी पॉइंट को कहते हैं। तो हमने इस बॉडी को क्या करवाना है? रोटेट करवाना है। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन एक्शन ऑफ फोर्स है, ये वाला जो फासला है, ये इसका क्या कहलाएगा? मोमेंट आर्म कहलाएगा। और यहीं पर हम इसके ऊपर क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। या तो अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे या फिर क्या करेंगे? डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे हम अपवर्ड या डाउनवर्ड इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो यानी टा इज इक्वल टू किस चीज के बराबर आ रहा है? एल क्रॉस एफ के इक्वल आ रहा है। अब आप जब क्रॉस को खत्म करेंगे, आप जानते हैं क्रॉस साइन थीटा में चेंज होता है, तो एल एफ इंटू साइन थीटा, और साथ इसके क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर। क्योंकि जो टार्क है ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी क्या होगी? डायरेक्शन भी होगी। तो यानी क्या हो गया कि जो एक तो टर्निंग इफेक्ट हो गया किसी भी बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस हो, उसको हम टार्क बोलते हैं। या फिर टार्क क्या है? दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट है, मूवमेंट आर्म का और फोर्स का। तो नेक्स्ट जो हम वो फैक्टर देख लेते हैं जिनके ऊपर टार्क डिपेंड करता है। बच्चों, दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर टार्क डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है मैग्नीट्यूड। कौन सी मैग्नीट्यूड? फोर्स की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यानी अगर हम फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे तो बॉडी के अंदर जो टार्क है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। फोर्स कम अप्लाई करेंगे तो बॉडी के अंदर जो टार्क है वो कम प्रोड्यूस होगा। और दूसरा जो चीज है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास एक नट है, इसको हम इस स्पैनर की मदद से ओपन या क्लोज करना चाहते हैं। यहाँ पे हम इस बॉडी के ऊपर क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या होगा? एक और हम ले लेते हैं नट और इसको हम इस स्पैनर से ओपन या क्लोज करना चाहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखें, ये वाला जो फासला है इसका मोमेंट आर्म, जिसको हम एल कहते हैं। अब जो जो सेकंड केस है, इस सेकंड केस में अगर आप देखें, ये हमारा केस 1 हो गया, ये हमारा केस 2 हो गया। अगर आप सेकंड केस में देखें तो जो मूवमेंट आर्म है वो लार्ज है। जब मूवमेंट आर्म लार्ज है तो इसमें टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे नट ओपन या क्लोज करना ज़्यादा इजी होगा। यहाँ पे मूवमेंट आर्म स्मॉल है तो यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट कम प्रोड्यूस होगा। यानी मूवमेंट आर्म लार्ज होगा, टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। मूवमेंट आर्म स्मॉल होगा तो टर्निंग इफेक्ट कम होगा। दूसरा डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। फोर्स कम अप्लाई करेंगे तो टर्निंग इफेक्ट जो है वो कम प्रोड्यूस होगा। अब हम इसका यूनिट देख लेते हैं, टार्क का यूनिट। तो टार्क को भी हमने फार्मूला पढ़ा है इसका। टार्क जो है क्या है? एल इंटू एफ के इक्वल है। अब आप जानते हैं एल एफ का जो यूनिट है वो न्यूटन है, एल का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो टार्क का यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर।
इसी से हम इसका डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डायमेंशन जब फाइंड आउट करेंगे तो इसके फार्मूले से टाई इक्वल टू आ रहा है एल क्रॉस एफ, और एफ को हम देख सकते हैं एफ किस चीज़ के बराबर होता है एम ए के। तो एल का डायमेंशन कैपिटल एल हो जाएगा, एम का डायमेंशन कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या आ जाएगा एल टी माइनस टू। नेक्स्ट टाइम इनको कंबाइन कर दें, एम एल एल का स्क्वायर हो जाएगा टी की पावर माइनस टू आ जाएगा, और इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया टार का डायमेंशन आ गया। नेक्स्ट हमने बच्चों क्या करना है, टार का डायमेंशन हमने फाइंड आउट करना है रिजिड बॉडी का, कि जो रिजिड बॉडी है उसका डायमेंशन टार्क हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो पहले आपको रिजिड बॉडी का पता होना चाहिए। ये सपोज कि हमारे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। इस बॉडी के एक्सटर्नली हम इस बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। जब एक्सटर्नली हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, इसके जो पार्टिकल हैं उनकी जो डिस्टेंस है, जो मोशन है वो कांस्टेंट रहे, यानी पार्टिकल अपनी जगह से चेंज ना हो, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो हमने टार्क फाइंड आउट करना है रिजिड बॉडी का, टार्क ऑफ ए रिजिड बॉडी। देखिए ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ये बॉडी का सेंटर आ गया जिसको हमने ओ पी से रिप्रेजेंट कर दिया। ये बॉडी के ऊपर क्या अप्लाई हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एफ से, और ये उसका हमने इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास करवा दिया, तो यहाँ पे एंगल प्रोड्यूस होगा जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया थीटा से। अब बच्चों जैसे हम बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स के दो कंपोनेंट प्रोड्यूस होंगे। बच्चों एक फोर्स का ये कंपोनेंट प्रोड्यूस होगा और दूसरा फोर्स का ये वाला कंपोनेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब फोर्स का एक कंपोनेंट क्या रहेगा एफ कॉस थीटा, ये वाला जो कंपोनेंट है ये है एफ कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है एफ साइन थीटा। अब बच्चों अगर आप एफ कॉस थीटा को देखें तो ये अलोंग द पिवट पॉइंट पास हो रहा है, अलोंग द एक्सिस। और एक बात याद रखें कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो पिवट पॉइंट में से एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास हो रहा हो, उसकी वजह से बॉडी के अंदर कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। टार्क कब प्रोड्यूस होगा, जब फोर्स का कंपोनेंट उसके साथ परपेंडिकुलर बना रहा हो, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है टार्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, यानी थीटा जब 90 डिग्री होगा, थीटा जब परपेंडिकुलर होगा तब तो टार्क मैक्सिमम होगा। इसके अलावा फिर फोर्स का जो कंपोनेंट है वो इसके परपेंडिकुलर के अलावा अगर वो कोई एंगल बना रहा है तो वो क्या होना चाहिए, वो उसके पैरेलल नहीं होना चाहिए ताकि टार्क उसमें प्रोड्यूस ना हो सके। तो फिर हम इसको यूं कह देंगे टाई इज इक्वल टू आर, ये इसका क्या आ गया मोमेंट आर में आ गया जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फोर्स का कंपोनेंट आ गया एफ साइन थीटा। तो टाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर एफ साइन थीटा। फोर्स का ये कंपोनेंट एफ कॉस थीटा पिवट पॉइंट में से पास आउट होगा और ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब बच्चों हम इसका अल्टरनेट मेथड देखते हैं। यहाँ पे हमने फोर्स को उसके कंपोनेंट के अंदर डिवाइड किया, तो जो पोजीशन वेक्टर आर है उसको भी हम दो कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम पोजीशन वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, अल्टरनेटिव मेथड। अब बच्चों इसी डायग्राम को थोड़ा सा हम चेंज करके, ये हमने रिजिड बॉडी ले ली, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया जिसको P से रिप्रेजेंट किया, ये R आ गया, और ये इस बॉडी के ऊपर क्या हो रही है, फोर्स F जो है वो अप्लाई हो रही है। अब हमने पोजीशन वेक्टर को क्या करना है, उसमें चेंज करना है कंपोनेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है एंगल थीटा, तो ये आप फोर्स के R के दो कंपोनेंट के अंदर चेंज कर रहे हैं, एक कंपोनेंट ये प्रोड्यूस होगा और दूसरा कंपोनेंट ये प्रोड्यूस होगा। अब R के हमारे पास कितने कंपोनेंट आ गए, दो कंपोनेंट आ गए, एक ये कंपोनेंट आ गया और ये हमारे पास दूसरा कंपोनेंट आ गया R साइन थीटा, यानी R के दो कंपोनेंट बन गए R cos थीटा, R साइन थीटा। अब बच्चों अगर R cos थीटा को देखें तो R cos थीटा क्या है, ये भी क्या हो रहा है, पिवट पॉइंट में से पास आउट हो रहा है। तो R cos थीटा की वजह से कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा, नो टार्क। अब R साइन थीटा को देखें तो R साइन थीटा इसके साथ क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है। तो टार्क जो प्रोड्यूस होगा वो किस वजह से प्रोड्यूस होगा, R साइन थीटा की वजह से।
और ये हमने इसके ऊपर क्या अप्लाई की थी, फोर्स अप्लाई की थी, तो इसको F से मल्टीप्लाई करेंगे तो टार्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर एफ साइन थीटा। टार्क जो है जस्ट किस वजह से प्रोड्यूस होगा, आर एफ साइन थीटा की वजह से प्रोड्यूस होगा, आर कॉस थीटा की वजह से बच्चों कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। हमने कहा था कि जो टार्क है वो वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन हम देख लेते हैं। देखिए इसकी जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड रूल की मदद से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ये सपोज कि हमारे पास R है और ये हमारे पास F है। अब R और F दोनों की टेल को हमने मेट करवा दिया है। एक दफा हमने क्या करना है, R को F की तरफ रोटेट करवाना है, तो राइट हैंड के मुताबिक R को F की तरफ रोटेट कराएंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जैसे फिंगर को कर्ल करेंगे जो थंब की डायरेक्शन आएगी वो टार को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये अब हमारे पास टार की डायरेक्शन आ गई। टार इक्वल टू किस चीज के बराबर आ गया, आर एफ के बराबर आ गया, जब हमने आर को एफ की तरफ रोटेट करवाया। सिमिलरली दूसरे केस में क्या करेंगे, सेकंड केस में ये हमारे पास आर आ गया, ये हमारे पास एफ आ गया। अब आपने एफ को आर की तरफ रोटेट करवाना है, तो अब आपने राइट हैंड के फिंगर्स को फिर कर्ल करना है। अब जो थंब की डायरेक्शन आ रही है वो डाउनवर्ड आ रही है, यानी एक दफा टार अपवर्ड आ गया, एक दफा डाउनवर्ड आ गया, परपेंडिकुलर है ये इसके साथ बना रहा है। तो इट मीन एक दफा टार्क पॉजिटिव होगा, एक दफा टार्क नेगेटिव होगा। एक बात याद रखें कि अगर ये कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क होगा, एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो है वो हमेशा पॉजिटिव कंसीडर होगा, और जो क्लॉकवाइज टार्क है, क्लॉकवाइज टार्क हमेशा नेगेटिव कंसीडर होगा। अच्छा, ये जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क है जिसको हमने पॉजिटिव का नाम दिया है, इस एंटी क्लॉकवाइज टार्क को काउंटर क्लॉकवाइज टार्क भी बोलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज टार्क पॉजिटिव और क्लॉकवाइज टार्क नेगेटिव। दुनिया के में जितनी भी बोटल्स हैं या जितने भी आपने नट ओपन करने हैं उनको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे तो उनमें पॉजिटिव टार्क प्रोड्यूस होगा, और जब उनको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वो जो ढक्कन वगैरह है वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। आई होप बच्चों आप इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।